कर ली थी मेरे दोस्त कि एक्ट बाय द पार्टनर इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो कैसे एक्ट करेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसमें कि हमारी फर्म चल रही है, हमने 3 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, और उस दिन हम 3 पार्टनर थे, 3 में से एक उज्जवल यहाँ पे था, बाकी सब घूमने गए हुए थे। बिजली दफ्तर से लोग आ गए मीटर काटने, मतलब कनेक्शन काटने, और उन्होंने बोला कि आप अपना 3 लाख का जो बिजली का बिल है वो पे करो, अदरवाइज हम आपकी बिजली काट देंगे। और उस दिन हमारे बहुत सारे सेशन होने थे, बच्चों की क्लासेस थी, बच्चों के पेपर थे, तो क्या करना चाहिए उज्जवल को? बोल देना चाहिए काट दो? बोलो, उज्जवल पार्टनर है फर्म का, क्या करना चाहिए उज्जवल को? तो उज्जवल को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे वो अपने घर पे करता, यानी अगर ये केस उसका होता तब वो बिहेव करता। अगर घर पे कोई बिजली काटने वाला आएगा तो उज्जवल क्या कहेगा? कहेगा आप रुको, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ और पैसे आपको देता हूँ, आप बिजली मत काटो, या कुछ पेमेंट करा लो, कुछ पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, बिजली मत काटो। तो उसने क्या करा उज्जवल ने? उस दिन 3 लाख रुपए अपनी जेब से भर दिए, प्राइवेट मनी से। क्या करा? अपने प्राइवेट पैसे से बीवी से मांग के, क्योंकि इसकी कमाई का तो मेरे को पता नहीं है, इसने क्या करा? बीवी से 3 लाख रुपए मांग के बिजली का बिल भर दिया। तो क्या इसने ठीक करा? बताओ। हाँ जी, इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वो एक्ट उसके ही घर में हो रहा है, जैसे वो पर्सनल कैपेसिटी में बिहेव करता। ठीक है, आइए पढ़ लीजिए। कह रहे ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय द एंटायर एक्ट डन इन द इमरजेंसी विद ए व्यू टू प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम एनी कॉज प्रोवाइडेड ही हैज acted in the same manner as a man of ordinary prudence would act in the like circumstances। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कह रहा था पार्टनर कैन एक्टेड इन द गुड फेथ, लेकिन पार्टनर को हमेशा गुड फेथ में काम करना है। ये नहीं कि बिजली वालों से मिल जाए और बोले 3 की जगह 5 मांगो, 2 मेरे को बाहर पकड़ा देना, ऐसे नहीं खेलना भाई, है ना? तो फर्म लाइबल नहीं होगी अगर उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने चीटिंग करी है, तो 5 नहीं देगी, वो 3 ही देगी। समझ में आ रहा है? चलें आगे, आइए। हमने ये क्या पढ़ा था बताना? हमने ये पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बताओ? हाँ, हम कहीं से पहुंचे थे अथॉरिटी पे, कि बंदे की अथॉरिटी में काम होना चाहिए तभी वो बाइंड करेगा फॉर्म को। और उस अथॉरिटी पे पहुंचने के बाद हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी सर 2 तरह की होती है, एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी होती है? जो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। तो सर एम्प्लाइड अथॉरिटी कौन सी होती है? जो एक्ट में लिखी हुई है। एक्ट ने क्या बोला कि ये एम्प्लाइड अथॉरिटी है, कौन कौन सी? अगर ये सारे काम, अगर ये सारे काम आपने इन तीनों तरीके से करे हैं, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, यूजुअल वे में, और विद द नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म के नाम पे करे हैं, तो हम उसे बोल देंगे कि ये सारे काम आपकी अथॉरिटी में थे। इट इज एम्प्लाइड बाय लॉ। ये मान लिया जाएगा कि ये सब एक्ट आपकी अथॉरिटी में थे। आ रहा है समझ में? और अगर आपकी अथॉरिटी का काम आप करते हो तो आपको पता है आप फर्म को बाइंड कर देते हो, फिर आपके साथ साथ आपके पार्टनर भी बाइंड हो जाते हैं उससे, और उनको वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ती है। क्लियर है? आइए आगे। ये पढ़ा चुका था दोस्त, अभी वीडियो डल जाएगी, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। ठीक है, आज मैं डलवा दूंगा जितनी भी पार्टनरशिप की बची हुई वीडियो है। डन? आइए, अब हमें पढ़ना है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी के लिए हम कैसे लाइबल हैं, यानी हमारी फर्म या कलेक्टिवली हम सब पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए कैसे लाइबल हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ना क्या है, आइए देखिए। कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी होती है हमारी पहली, ये बेटा हेडिंग है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, और फिर उसके लिए नीचे 2 सब पॉइंट हैं इसके। डन? कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के केस में एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। सर क्या मतलब होता है जॉइंटली एंड सेवरली? सारे पार्टनर लाइबल हैं, कैसे बेटे? जॉइंटली एज वेल एज सेवरली फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो सर इसका मतलब क्या है जॉइंटली एंड सेवरली का? साथ में मिलकर भी लाइबल है और अलग अलग भी लाइबल है। इसका कहने का मतलब यह है कि जॉइंटली लाइबल है, अगर 3 पार्टनर है, तीनों अवेलेबल हैं और इक्वल शेयर है, तो 33.3333% सब लाइबल है। अगर सब भाग जाते हैं और एक मिलता है तो पूरा का पूरा वो लाइबल है। वो बात अलग है कि बाद में वो अपना शेयर दूसरों से मांगेगा। क्लियर है? जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब ये होता है साथ में मिलके भी लाइबल और अकेले भी लाइबल, अकेले अकेले भी लाइबल। समझ में आ रहा है? आइए आगे।
कह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी विल नॉट अराइज इफ द एक्ट हैज बीन डन बाय द पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। मतलब बोलो, पर्सनल कैपेसिटी बोले तो मैंने वो काम बीइंग ए पार्टनर करा ही नहीं था, मैंने वो काम बीइंग ए पार्टनर करा ही नहीं था। मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, मैंने कहीं से जाके एक बेड खरीद लिया अपने घर के लिए, है ना, डबल बेड 50,000 रुपए का। मैंने कहा पूरी फर्म लाइबल है, पैसे पे करो। करेगी फर्म पे? बताओ। मैंने वो काम कैसे करा है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगर मैं फॉर्म में भी लेके आ रहा हूँ, मान लो बेड लाके यहाँ पटक दिया, क्या अथॉरिटी में था वो काम कि मैं अपने पर्सनल के लिए एक बेड लाके पीछे वाले रूम में लगा दूं और मैं बोलूं कि जब क्लास का ब्रेक होगा मैं वहां आराम करूंगा? लेकिन करा नहीं मैंने ऐसा। क्यों नहीं करा? अथॉरिटी में नहीं है। और करेंगे, अगर मैं ये कर भी दूंगा तो ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में कर दिया मैंने, है ना, तो क्या फर्म लाइबल होगी? आंसर इज नो। समझ में आया? तो कोई भी पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी इनकर कर रहा है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो उस केस में फर्म लाइबल, फर्म लाइबल, फर्म लाइबल नहीं होगी। गुड, आ जाओ। कह रहा है लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट एंड रॉन्गफुल एक्ट। टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट मतलब लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट एंड रॉन्गफुल एक्ट, लॉ में ही आता है टॉर्ट। हाँ दीदी, लॉ में ही आता है। टॉर्ट का मतलब हो गया कोई भी टेररिज्म करना। टेररिज्म मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करना। सुनना मेरी बात, क्या इस केस में फर्म की लाइबिलिटी बनेगी? आप दिमाग लगाओ। है टॉर्ट के केस में फर्म की लाइबिलिटी बनेगी? मान लो हमारा धंधा था कोको कोला का। किसका धंधा था? कोको कोला का। और एक पूरे ड्रम में बहुत सारी छिपकलियां गिर गई, है ना। हमें पता था सारे पार्टनर को, हमने क्या करा, छान लो इसको और एक बढ़िया सी बोतल बनाओ और पी आनंद के बच्चों को बेचो इन्हें। पढ़ते तो है नहीं, पढ़ते तो है नहीं, ऐसी क्या पता सॉफ्ट ड्रिंक पी के क्या पता कुछ एनर्जी आ जाए। स्पाइडरमैन वाला विनल, विनल वैनम नहीं, वैनम नहीं, स्पाइडरमैन में जो विनल होता है वो बन जाए। अब भी गलत भी बोला मैंने। अरे मैं, अरे जो हीरो के अगेंस्ट में होता है विनल बन जाए, है ना, विनल ही बोलते हैं ना। उल्टा बोल रहा हूँ मैं कुछ। विलन बन जाए, एक विलन वाला, सॉरी सॉरी, अब याद आया, है ना। तो आप मेरे को बताओ, अब सुनना ध्यान से, आप सर्कमस्टांसेस को समझना कि सारे पार्टनर ने मिलके क्या करा, गंदा गंदा काम करा ना, रॉन्गफुल एक्ट करा। तो इस केस में क्या फॉर्म लाइबल होगी? आंसर इज यस, फॉर्म लाइबल होगी। लेकिन मैं रास्ते पे जा रहा था, हम तीनों पार्टनर थे, और मैं नहीं, चलो कृष्णा रास्ते में जा रहा था, कृष्णा ने किसी को देखा, उसकी किसी के साथ, उसने उसको पीट दिया पकड़ के। अब वहां लड़ाई झगड़ा करके आ गया, दो तीन को पीट के आ गया, अब क्या फॉर्म लाइबल होगी? अब कैसी लड़ाई करी है इसने? ये जो टॉर्ट हो गया ना, एक तरह से लड़ाई वड़ाई हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, चक्कू मार दिया इसने अपनी एक्स के, अपनी एक्स के फैक्स को इसने चक्कू मार दिया, फिर फॉर्म लाइबल होगी? नहीं होगी। यही लिखा है यहाँ पे, आ जाओ। समझ में आया ना आपको? अगर आपने सिविल जो टॉर्ट है या फिर जो रॉन्गफुल एक्ट है वो पर्सनल कैपेसिटी में करा है तो फॉर्म लाइबल नहीं होगी, और वो सारे पार्टनर की नॉलेज में था और आपने मिलकर करा है और वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो फॉर्म लाइबल हो जाएगी। पल्ले पड़ा? तेरी गलियां, आ जाओ। द फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस। ध्यान से प्लीज, लाइनें ध्यान से। कह रहा है फर्म लाइबल होगी फॉर द सेम एक्सटेंट, जैसे कि सारे पार्टनर लाइबल होंगे, फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज टू दी थर्ड पार्टी बाय द wrongful act of the partner if they are done by the partner while acting in the ordinary course of business of the firm with the authority of partner। तो कोको कोला वाला जो एग्जांपल दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या था हमारा? कोको कोला बेचना बना के, तो उसमें ही हमने क्या कर दिया, रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, और सारे पार्टनर के पता था, सारे पार्टनर को उन्होंने डिस्कस करके पैक करा के बेच दिया और बहुत सारे बच्चे उससे इंजर्ड हो गए, है ना। तो क्या सब लाइबल होंगे? पूरी की पूरी फर्म लाइबल होगी।
तो फर्म को जेल में डाल दें? पहली बात तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है, कैसे जेल में डाल दोगे? तो सर मुकदमा तो पार्टनर पे ही चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? फर्म के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है उसका नाम को यूज करके। क्लियर है? वो भी पार्टनर को ही भरनी पड़ेगी क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या बोलते हो मेरे दोस्त? चले आगे, आइए सुनना। थर्ड पार्टी की हमने दो लाइबिलिटी पढ़ी, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट एंड रॉन्गफुल एक्ट। ये किसके अगेंस्ट है लाइबिलिटी? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। किसकी लाइबिलिटी? हमारी फर्म की और हमारी। क्लियर है? बोलो ना यार, क्लियर है? आइए आगे। लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्रोप्रिएशन बाय द पार्टनर। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो मेरे दोस्त यहां पे आप। क्या ही बोल दिया मैंने विलन को ना, मैं तो सोच रहा हूं मैं क्या बोल रहा था। लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय ए पार्टनर। सुनना मेरी बात, कितना पहले उनसे बोल दो ना, क्यों नहीं लेने यार, कैसी बात, छोटा मोटा है तो कर दो। सुनो, लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बाय द पार्टनर। क्या करा? सुनना ध्यान से। हमने क्या करा, हमारा एक पार्टनर था उज्जवल नाम का, उसने थर्ड पार्टी से पैसा ले लिया, बहुत सारा पैसा ले लिया और ये बोला कि हम आपको पैसा कमा के देंगे या फर्म के नाम पे कुछ भी पैसा उठा के। इसने मिसयूज कर लिया, इसने मिसयूज कर लिया, बीवी को गिफ्ट दे दिया उससे बहुत महंगा, रॉयल्स रॉयस, जीवा, जी वैगन गाड़ी होती है, 20 रुपए की नहीं है, महंगी है यार, रॉयल्स रॉयस है ना। इसने लोन उठाया या फर्म के नाम पे पैसा उठाया और बीवी को गिफ्ट दे दिया, हमें पता भी नहीं। क्या हम लाइबल होंगे? आप बताओ, हम लाइबल होंगे? तो इसने क्या क्या करा पैसे का? मिस अप्लाई करा, मिस यूज करा, देख लेते हैं। तो उस केस में लाइबल कौन होना चाहिए? जिसने मिस अप्लाई करा है। लेकिन अगर हम सब शामिल थे इसमें, तीनों की बीवी को, हमने बोला इस बार एक को नहीं भाई, इससे और पैसा मांगा, हमारी वाली को भी दे, तो कृष्णा और मैंने और पैसा मंगाया, अपनी अपनी वाली को भी गिफ्ट दिलवा दिया। अब बताओ, हम बोले लॉस हो गया, फिर उससे बोले लॉस हो गया बिजनेस में। अब बताओ, अब फर्म लाइबल होगी? हाँ लाइबल होगी। आपने जो काम बता के लिया था पैसा कि हम बिजनेस में यूज करेंगे, आपको बढ़ा के देंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, या लोन लिया और लोन में हमने बोला कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको फिक्स देंगे, तो वो फिक्स हमें देना पड़ेगा। क्लियर है? आइए, कह रहा है व्हेन ए पार्टनर विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और अदर प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पर्सन एंड मिस अप्लाइड इट। कौन कर रहा है ऐसा गंदा गंदा काम? हमारा उज्जवल। आ रहा है ना समझ में आपको? बेटा तू रियल लाइफ में भी गंदा, एग्जाम्पल में भी गंदा, क्या होगा बेटा ऐसे? वेयर ए फर्म इनकम और इट्स बिजनेस रिसीव्ड misapplied by the partner while in its custody of the firm is liable to make the good the loss। समझ में आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सुनना। फर्म, हम तीनों की फर्म थी, मेरी, कृष्णा की और उज्जवल की। हम तीनों मिलकर धंधा करते थे और हमने जो ट्रेजरर है, ट्रेजरर समझते हो, खजांची, हमने वो इसको बना रखा था अपने दोस्त को। हमें इस पे बहुत भरोसा था। क्यों भाई? हमने इसके हाथ में सारा पैसा दिया हुआ था, सारी तिजोरी की चाबी इसके पास थी। इसने क्या करा, वहां से पैसे निकाल के अपनी बहुत सारी बीवियों को गिफ्ट कर दिया। हम इससे पूछते हैं, हिसाब ही नहीं देता। अब बिजनेस का पैसा था, या तो वो पार्टनर में बटे या बिजनेस में अप्लाई हो, लेकिन इसने कहीं और ही अप्लाई कर दिया। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? बताओ। इसे मेक गुड करना पड़ेगा, है ना? इसे मेक गुड करना पड़ेगा, जो भी लॉस फर्म को होगा वो मेक गुड करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे, आइए। नोट पढ़ लो अब, सुनना, नोट ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे, है ना? कह रहा है इफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी इज नॉट इन हिज अपरेंट अथॉरिटी, हिज रिसिप्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द रिसिप्ट बाय द फर्म एंड द अदर पार्टनर वाइल नॉट बी
अदर पार्टनर विल नॉट बी लाइबल अनलेस द मनी रिसीव कम इनटू देयर पोजीशन और अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, तो ये पहले वाले एग्जांपल की बात कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था, इसने पैसा लेके कहीं और मिसअप्लाई कर दिया, तो कहता है कि अदर पार्टनर लाइबल नहीं होंगे, जिसने रिसीव करा है फिर वही लाइबल हो। उस रिसिप्ट को हम फर्म की रिसिप्ट नहीं मानेंगे अगर उसकी अपरेंट अथॉरिटी में नहीं था वो काम। अगर अपरेंट अथॉरिटी में वो काम था और मिसअप्लाई कर दिया तो फिर फर्म को वो मेक गुड करके देना पड़ेगा। मान लो हमने किसी थर्ड पार्टी से पैसा उठाया और हम तीनों ने मिलकर उसे कहीं मिसअप्लाई कर दिया, तो हमें उसे मेक गुड करना पड़ेगा। समझ में आया? चले देखो, इफ ए पार्टनर बीइंग ए ट्रांसफरी wrongfully employs some property in the partnership business or in that account or in the partnership, no other partner is liable therefore in his personal capacity to the beneficiary unless he had the notice of breach of trust। सही है, तो कह रहा है किसी की प्रॉपर्टी उठा के भी अगर इसने बिजनेस में अप्लाई कर दी और हमें उसके बारे में पता नहीं था तो हम लाइबल नहीं होंगे, ये लाइबल होगा। समझ में आया? अगर सबको पता था तो फर्म लाइबल हो जाएगी, तो फिर फर्म को मेक गुड करना पड़ेगा। उस बंदे की प्रॉपर्टी जो आपने मिसयूज करी, जो आप बेच के खा गए, वो आपको लौटानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो सारा अथॉरिटी का गेम है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ अथॉरिटी से मिलके चल रहा है। अगर अथॉरिटी में था तो फर्म लाइबल, अगर अथॉरिटी में नहीं था तो बंदा पर्सनली लाइबल। इतना सा गेम आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो, चलें आगे। चलें क्या मेरे दोस्त? सुनना, ये थर्ड पार्टी की थी बेटा लाइबिलिटी, मतलब फर्म की लाइबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टी थी, ये हमने खत्म कर ली। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखना। इसमें कह रहा है राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर शेयर। ट्रांसफरी कब बनेगा? कोई पार्टनर के शेयर का ट्रांसफरी कब बनेगा? बोलो बोलो, कोई पार्टनर के शेयर का ट्रांसफरी कब बनेगा? मैडम फोन ले आओ, यहां पे ले आओ, इधर दे दो, जल्दी दे दो, गुस्सा आ जाएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं फिर। जब उसको कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा होगा तो उसकी बात हो रही है यहां पे। यहां पे बात किसकी हो रही है? हम तीनों पार्टनर थे अभी तक, कौन कौन? मैं, उज्जवल और कृष्णा। अब हम में से एक बंदा, जैसे कि उज्जवल अच्छी दोस्त है इसकी, अनुष्का को अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुष्का को अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है। तो उस जो ट्रांसफरी है, जो नई दीदी आ रही है हमारी पार्टनरशिप में, उसके राइट क्या होंगे? ठीक है, वो देखना है अभी हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, कह रहा है ट्रांसफरी यानी कि कौन? अनुष्का दीदी कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट एंड द प्रिविलेज एज द ओरिजिनल पार्टनर। क्यों? ओरिजिनल था, उसके साथ बेटा हमारी नींव जुड़ी थी, उस पर भरोसा अलग होगा। जो नई आ रही है पता नहीं कैसी है, कहां से आई है, कौन है ना, उस पर भरोसा कम होगा। हाँ हाँ, यहां पे लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, शेयर ट्रांसफर हुआ है। उसने अपना हिस्सा ट्रांसफर कर दिया। एडमिशन का मतलब तो होता है पहले से जो थे उसमें एक नया आके जुड़ा। समझ में आ रहा है ना? यहां पे ट्रांसफर की बात चल रही है। देखो, अब कहता है राइट ऑफ ट्रांसफरी क्या होते हैं, आ जाओ। कह रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड। ट्रांसफरी कौन? दीदी। दीदी इन सब चीजों के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पार्टनर एंटाइटल है। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है, फिर दोनों के राइट में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? पहला देखो, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ए तू नहीं आई है, बीच में मत बोल, ठीक है? अगर ये जैसे बीच में बोलने आएगी, हमारी डिसीजन मेकिंग चल रही होगी, इंटरफेयर मत करो। अभी आप समझो, अभी आप नए नए हो बच्चा। जो उज्जवल और हम सब ने मिलकर बिजनेस खड़ा करा है उसमें आप अभी नए नए आए हो, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? नॉट एंटाइटल्ड टू इंक्वायर अकाउंट्स, अभी अकाउंट्स भी नहीं मांग सकते। नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म बट ओनली बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डिसोल्यूशन एंटाइटल फॉर। सुनना, यहां तक पहले पढ़ो। कह रहा है एंटाइटल नहीं है इंस्पेक्शन करने के लिए बुक्स का फर्म की, बस ये एंटाइटल है टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही है?
और डिजोल्यूशन पे ये दोनों चीजों के लिए एंटाइटल है दीदी। ऑन डिजोल्यूशन एंटाइटल्ड फॉर शेयर इन एसेट एंड अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन। अकाउंट मांग सकते हैं, लेकिन कब मांग सकते हैं ये बात अब समझ में आ रही है आपको? जब डिजोल्यूशन होगा तब ये पूरे बैठ के चेक करेगी कि इसके साथ कोई धोखा तो नहीं करा इन्होंने, बाकी के पार्टनर्स ने। समझ में आया? लेकिन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप ये तीन चीजें नहीं कर सकते। क्या क्या? जैसे इंटरफेयर करेगी हम क्या बोलेंगे? ए दीदी चुप कर, अभी तू नहीं नहीं आई है, अपन ने बिजनेस बनाया था तो अपन डिसीजन लेगा। समझ में आ रहा है? इंक्वायर अकाउंट, अकाउंट भी इंक्वायर नहीं कर सकती क्योंकि हमें भाई उस पर भरोसा था, वो हमारा भाई जब मर्जी आके देखेगा, है ना। लेकिन ओरिजिनल पार्टनर रहेगा तब। जैसे कृष्णा और मैं आपस में हम दोनों क्या बोलेंगे? तू भाई जब मर्जी देख ले अकाउंट, तेरे से मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो भी मेरे को बोलेगा सर आप जब मर्जी देख लो, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अनुष्का दीदी को नहीं दिखाएंगे अभी, क्योंकि अभी नई नई आई है। सही है? और नहीं, और क्या नहीं कर सकते? इंस्पेक्ट भी नहीं करने देंगे बुक्स को, सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के शेयर को रिसीव कर सकती है। लेकिन डिजोल्यूशन पे ये दो चीजों के लिए एंटाइटल हो जाएगी। डिजोल्यूशन पे ये दो चीजों के लिए एंटाइटल हो जाएगी। वो क्या क्या है बताइए? शेयर इन एसेट और अकाउंट्स भी मंगा सकती है। फिर समझ में आ रहा है? टिल द डेट ऑफ डिजोल्यूशन के वो अकाउंट भी मंगा सकती है। चलें आगे, सुनना आप। इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर देन ही कैन एंजॉय द सिमिलर राइट इफ ऑल अदर पार्टनर आर एग्री। इन सबको मिट्टी में मिला दिया। जो ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई ना, सबको इस लाइन से मिट्टी में मिला दिया बेटा। कह रहा है अगर आप एग्री हो तो आप सिमिलर राइट उसे दे सकते हो। यानी उज्जवल जैसे जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर किसी को, और हम दोनों एग्री हैं कि भैया कोई नहीं, वो दीदी भी हमें जानती है, हम भी दीदी को जानते हैं, तो कोई बात नहीं ट्रांसफर कर दे, तेरे में और उसमें अंतर ही क्या है, कोई नहीं। अब हमारी मर्जी से ट्रांसफर हुआ है, तो इस केस में उसको कैसे राइट मिलेंगे? सिमिलर राइट। कैसे राइट मिलेंगे? सिमिलर राइट, सिमिलर टू ओरिजिनल पार्टनर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चले आगे, आइए। कह रहा है इफ ए पार्टनर हैज अनकंडीशनल राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर सो एज टू सब्सटीट्यूट द अनदर पर्सन हिज शेयर देन he will not be liable for any act of the firm subsequent to a valid transfer of his share and serving the notice of it on his partner। क्या बोला यहाँ पे? कह रहा है अगर कोई पार्टनर वैलिड ट्रांसफर कर रहा है, जैसे हमारे उज्जवल ने ट्रांसफर करा दीदी को अपना शेयर, तो उस केस में कोई भी सब्सीक्वेंट लाइबिलिटी इनकर अगर होगी तो उसके लिए हमारा उज्जवल लाइबल नहीं होगा। कौन लाइबल होगा? अब दीदी पार्टनर बन गई तो दीदी लाइबल होगी। क्लियर है? तो अब इसके जाने के बाद अगर कोई लाइबिलिटी इनकर होती है तो उसके लिए अनलिमिटेड यानी कि पर्सनल लाइबिलिटी किसकी होगी? दीदी की। सिंपल है, यही बात लिखी है यहां पे। बोलो समझ में आई क्या? पढ़ के समझ में आई क्या? दोबारा पढ़ूं एक बारी, लाइन दोबारा पढ़ूं या समझ में आ गई? बोलिए। दीदी फोटो नहीं यार, लाइन। पहला पेज खोला हुआ है दीदी ने। चलें आगे, इतना समझ में आया? आगे चलें, आइए आगे। आइए मेरे दोस्त, अब आसान आसान है, आपको इजी इजी लगेगा। सुनिएगा, हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म पढ़ रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने बताया था, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म भी है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म भी है। और रिकंस्टिट्यूशन हमने बात करी थी कैसे कैसे हो सकता है, बोलो। एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, और दो चीजें और थी, बिजनेस का चेंज और फिक्स पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बनाना। टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे लंबा खींचना, बात करी थी हमने कल पिछले लेक्चर में। आइए, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में से हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या होगा? आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब बोलो बोलो बोलो। नोवेशन का मतलब नया एग्रीमेंट बन रहा है, पार्टी नहीं हो रही है, टर्म एंड कंडीशन चेंज हो रहा है। आइए, बाय टू मेथड हो सकता है। कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमने ये पढ़ा था कि यूनानिमस कंसेंट चाहिए, बोलो ना यार। अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा,
सुनना ध्यान से इधर, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा एडमिशन के बारे में, तो एडमिशन कैसे होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कैसी कंसेंट चाहिए, है ना, यूनानिमस। आइए, कह रहा है अगर बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट फॉर्म्ड between the partner which allow them to admit and to make the admission with the consent of majority of partner। कह रहा है एडमिशन आप मेजोरिटी से भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में ये बात लिखनी होगी। एग्रीमेंट बोले तो डीड, एग्रीमेंट बोले तो पार्टनरशिप डीड। तो हम अगर पार्टनरशिप डीड में ये वाला प्रोविजन डाल देंगे कि हम चाहे तो एडमिशन कर सकते हैं विद द मेजोरिटी डिसीजन, तो हम कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो एडमिशन कैसे होगा? यूनानिमस कंसेंट चाहिए, 100% कंसेंट चाहिए, ऑल पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जब बोलेंगे तभी एडमिशन आप कर सकते हो। समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना? आगे चले। कह रहा है लाइबिलिटी क्या होगी, ध्यान से समझना। कह रहा है लाइबिलिटी क्या होगी, आप बताओ नए पार्टनर की, कब से लाइबल होगा वो? जब आया है उसके आगे से। लेकिन अगर वो चाहे कि मैं पीछे की लाइबिलिटी भी लेना चाहता हूं, यानी जितनी भी पुरानी लाइबिलिटी है जब से फॉर्म बनी है, क्या कोई नया पार्टनर तब से लाइबल बनना हो सकता है? लेकिन बाकी पार्टनर तो चाह सकते हैं, बाकी पार्टनर तो चाह सकते हैं, क्योंकि हमने धंधा बनाया, हमने इतना रिस्क लेके धंधा बनाया, और आप आके अब एंटर करके मलाई खाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप आके एंटर करके मलाई खाओगे, तो पुरानी लाइबिलिटी कौन इनकर करेगा? बस हम। तो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई हम तेरे को फ्रॉम द बिगिनिंग लाइबल बनाएंगे। आ जाओ, तो कैसे बनाते हैं? कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन अनलेस, सुनना, नॉर्मली यानी जनरल रूल क्या हो गया, लाइबिलिटी कब से इनकर होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन से। लेकिन कह रहा है अनलेस ही इज एग्री टू एज्यूम द अर्लियर वंस लाइबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट। अगर वो एग्री है एज्यूम करने के लिए अपनी लाइबिलिटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेट, तो फिर वो पुराने वाले डेट के लिए भी लाइबल हो जाएगा। तो वो एग्री कैसे होगा? उसे एग्री करवाएंगे, लिखेंगे हम, नई डीड बनेगी ना, उसमें लिखेंगे कि भैया जो न्यू पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी लाइबल होगा। तो वो इसके लिए हो सकता है, लेकिन बाकी पार्टनर चाहेंगे तभी उसे एडमिशन देंगे। फिर समझ में आ रहा है? सहमति का गेम है ना यार, पार्टनरशिप ऑल अबाउट सहमति, म्यूचुअल एजेंसी, है ना। आइए, कह रहा है क्रेडिटर्स कंसेंट, सुनना ध्यान से अब, ओ बच्चों इधर सुन लो, पिट जाओगे वरना, आ जाओ इधर। कह रहा है क्रेडिटर कंसेंट इज नेसेसरी इन ए वेरी केस टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। कौन सी ट्रांजैक्शन? ये वाली। यानी किसी नए पार्टनर को एग्जिस्टिंग डेट के लिए लाइबल बनाने के लिए हमें किसकी कंसेंट चाहिए? क्रेडिटर्स की। तो यहां पे ना एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट बनेगा मेरे दोस्त, जिसमें कौन कौन पार्टी होगी? क्रेडिटर और एग्जिस्टिंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, ये तीनों साइन करेंगे, और उसमें ये दिखाया जाएगा कि जो आने वाला पार्टनर है वो भी आपके डेट के लिए लाइबल है। क्रेडिटर की कंसेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी कैसी होती है बताओ? जॉइंटली एज वेल एज सेवरली। हो सकता है कि पुराने वाले भाग जाएं, तो नए वाले को पकड़ेंगे ना यार, बोलो। इसलिए क्रेडिटर को बता रहे हैं भाई तुझे इससे तो पैसा लेना है, मुझसे भी पैसा लेना है, उज्जवल से भी पैसा लेना है, लेकिन एक नई दीदी आई है वो एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी लाइबल है, अगर हम तीनों भाग जाएं तो इसको पकड़ लियो। समझ में आ रहा है? इसलिए ट्री पार्टी एग्रीमेंट हो रहा है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए देखो, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं। कह रहा है क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी इन ए वेरी केस टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। कौन सी ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव? एग्जिस्टिंग डेट के लिए न्यू पार्टनर को लाइबल ठहराना। आइए, देयरफॉर द इनकमिंग पार्टनर में एज्यूम द लाइबिलिटी फॉर द पार्ट डेट बाय द नोवेशन by a tri-party agreement between the creditors of the firm and the partner existing at the time of the debt was incurred and the incoming partner। तो इन तीनों के बीच एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट होगा जिसपे तीनों लोग साइन करेंगे। कौन है? उठा ले, उठा लेना, बोलते सर बिजी हैं, अगर कोई होगा तो।
आया बेटा समझ में? आगे चले, एडमिशन समझ में आया? बोलो बोलो। एडमिशन में हमने क्या क्या गेम सीखी, चलो बताओ। एडमिशन हम नोवेशन से कर सकते हैं। एडमिशन करने के दो तरीके। पहला तरीका यूनानिमस कंसेंट, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो। अगर हमें बिना यूनानिमस कंसेंट के भी एडमिशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डीड में प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी एक्सप्रेस एग्रीमेंट डालना पड़ेगा कि हम चाहे तो मेजॉरिटी से भी किसी पार्टनर को बुला सकते हैं। अब सर उसकी लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो नया पार्टनर होगा सर किसके लिए लाइबल होगा? जिस दिन से वो आया उसके आगे वाले डेट के लिए वो लाइबल होगा। लेकिन क्या सर पीछे के लिए भी लाइबल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसे एग्री कराना पड़ेगा। एग्री कैसे होगा सर? टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव हमें एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट करना पड़ेगा बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर एंड क्रेडिटर्स। खत्म। समझ में आया? आइए, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो और भी इजी है। कुछ 6% देते हो ना रिटायरमेंट में, हिसाब विसाब बनाते हो तुम वहां पे, अकाउंट के पेपर में कुछ बनाते हो, रिटायरमेंट पे जब जा रहा होता है उसका कुछ हिस्सा विस्सा निकालते हो, फिर 6% कैलकुलेट करके उसको देते हो, चल पे भाग। करते हो? हाँ वही सब होगा। यहाँ पे आ जाओ। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? भगाना या अपनी मर्जी से जाना? तो भगाने को क्या बोलेंगे? मान लो कोई पार्टनर बदतमीजी कर रहा है, रोज आके सो जाता है, काम ही नहीं करता, और अकेला नहीं सो रहा, बताओ क्या करेंगे उसका हम? काम ही नहीं कर रहा, भगाएंगे उसे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हमारे यहाँ टर्म में, लॉ के टर्म में? एक्सपल्सन। क्या बोलते हैं? क्या? एक्सपल्सन यानी एक्सपेल्ड करना, उसे भगाएंगे धक्के मार के। ठीक है, अभी वो भी आएगा। आ जाओ। रिटायरमेंट मतलब मर्जी से जा रहा है। आइए, कह रहे पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। कैसे कैसे कर सकते हैं रिटायर? विद द कंसेंट ऑफ ऑल, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, और वो नोटिस दे देगा पार्टनरशिप एट विल के केस में। सही है? समझ में आया? कह रहा है एन आउटगोइंग पार्टनर रिमेन लाइबल फॉर द पार्टनरशिप डेट वाइल ही वाज ए पार्टनर। क्या बोल रहा है ये? इतनी लाइन में क्या बोला है इसने, बताना। कह रहा है एक आउटगोइंग पार्टनर लाइबल रहता है पार्टनरशिप के डेट के लिए जब वो पार्टनर था। समझ में आया आपको? मान लो वो 31 मार्च को यहां से 30 सितंबर को गया, तो यहां तक की जितनी भी लाइबिलिटी है उसके लिए वो क्या रहेगा बेटा? रिमेन लाइबल। समझ में आया? सही है। तो वो कभी डिफॉल्ट होगा उसमें, कल को वहां से रिकवरी की जाएगी, मतलब वो सामने वाला जिससे हमने डेट उठाया होगा वो पैसे मांगेगा, तो उसको हमें पैसे देने होंगे, उसको हमें पैसे देने होंगे, है ना? तो उस केस में हमें देखा जाएगा कि उस वक्त कौन कौन पार्टनर था। प्लीज सारे बच्चे इधर। उस केस में ये देखा जाएगा कि उस वक्त कौन कौन पार्टनर था और कौन उस डेट तक था, तो उन सब पार्टनर की लाइबिलिटी होगी। सही है? कोई अगर छोड़ के चला गया लेकिन उस दिन पार्टनर था तो वो भी लाइबल रहेगा। सुनो बच्चों प्लीज इधर। कह रहा है बट ही में, दिख रहा है आप लोगों को? बट ही में बी डिस्चार्ज बाय द नोवेशन दैट इज बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म एंड द क्रेडिटर्स। सुन लो ध्यान से प्लीज। जनरल रूल इज दैट कि अगर कोई रिटायरमेंट में पार्टनर गया है तो जिस दिन तक वो पार्टनर था, जिस दिन तक वो पार्टनर था, उस दिन तक के डेट के लिए वो लाइबल रहेगा। बेटा बाहर की लाइट जला दे। उस दिन तक के डेट के लिए वो लाइबल रहेगा। लेकिन क्या वो अपनी लाइबिलिटी हटा भी सकता है? तो कह रहे हैं हाँ जी, उसे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, बट ही मे बी डिस्चार्ज बाय द नोवेशन दैट इज, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, फिर से ट्री पार्टी एग्रीमेंट बनेगा, बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म एंड द क्रेडिटर। तीन बंदों के बीच फिर एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसको हम दोबारा से बोलते हैं ट्री पार्टी एग्रीमेंट। किस किस के बीच बताना? जो पार्टनर गया है उसके बीच, जो न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म है और जो क्रेडिटर्स हैं, उन तीनों के एग्रीमेंट के थ्रू हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं उसकी फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटीज से। क्लियर है? क्लियर है?
चलें आगे, बोलो यार, बोलो बोलो, सुन लो अब। कह रहा है राइट क्या है आउटगोइंग पार्टनर के। भैया वो छोड़ के जा रहा है, उसने खून पसीने की कमाई लगा के आपका धंधा सेट कराया और अब वो जा रहा है, तो क्या कुछ राइट होंगे उसके पास? हाँ, हाँ सर, कुछ ना कुछ तो राइट मिलने चाहिए, बंदे ने काम तो करा था। आइए, कह रहा है ही में कैरी ऑन द बिजनेस competing and he may advertise such business but subject to the contract to the contrary he cannot use the name of the firm and solicit the customer of the firm he has not left unless he has agreed for the contrary। क्या बात हुई यहाँ पे? कह रहा है सुनना, उसने जिंदगी भर यही तो सीखा था क्या? हम मान लो हमने टीचिंग की फॉर्म बनाई थी, हम सब पार्टनर थे, एक जा रहा है छोड़ के, तो उसने जिंदगी भर क्या सीखा बताओ? टीचिंग सीखी। तो क्या उससे उसका हुनर छीन ले, उसके हाथ पैर बांध दे कि अब तू कहीं नहीं पढ़ा सकता, मुंह पे टेप लगा दे? बोलो। या उसको ऐसे करके एक चुटकी बजा के बोल दे कि भूल जा, सब भुला देते हैं? बोलो भैया, रोक सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, वो करके कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। सही है। तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन मैंने वहां पे भी पढ़ाई थी, सुनिएगा ध्यान से, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन मैंने वहां पे भी पढ़ाई थी रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में आपको, कि बंदे ने जिंदगी भर यही सीखा है, तो क्या उसे ये कर दोगे मना कि कहीं पे भी जाके वो धंधा नहीं कर सकता? प्लीज, है ना, कहीं पे भी जाके धंधा नहीं कर सकता, ऐसे हम क्या रोक लगा देंगे? आंसर इज नो। लेकिन अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया कि भैया हम 2 साल के लिए 3 साल के लिए कंपीटिंग बिजनेस में नहीं जाएंगे, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर जाओगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, और आपने पढ़ाई है फिर वहां अदर अलग अलग तरह की डैमेजेस हैं, वो डैमेजेस देनी पड़ेगी। तो कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो बेटा कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है अगर अनलेस कंट्रेरी एग्रीड, है ना, तो वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर उसने कोई एग्रीमेंट करा है हमारी फर्म के साथ, तो वो उस केस में सॉलिसिट नहीं कर सकता कस्टमर ऑफ फर्म को। ठीक है, जो जितने भी फर्म के एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको वो सॉलिसिट नहीं कर सकता, फर्म के नेम पे वो एडवर्टीज नहीं कर सकता, वो एक अपना नाम बनाएगा और उस पर काम करेगा। समझ में आया? पहला राइट समझ में आया? पहला राइट ये समझ में आया कि सर वो धंधा कर सकता है और सिमिलर धंधा भी कर सकता है। आया या नहीं आया समझ में? अरे बोलो। सिमिलर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि डैमेज हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था इस रिगार्डिंग कोई, हमने पार्टनरशिप बनाई इस रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो कर सकता है, फिर वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाला। बोलो यार। आइए, कह रहा है राइट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द गुडविल प्रॉपर्टी वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस एंड नॉट द बुक वैल्यू। समझ में आया? इसमें कौन सा अकाउंट बनाते हो आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त क्या करते हो आप? मार्केट वैल्यू लेते हो या बुक वैल्यू? हाँ, उससे देखते हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है ना? तो ये डिफरेंशिएशन क्यों लेते हो आप? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि बुक वैल्यू नहीं लेनी, मार्केट वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे लिखा होता बुक वैल्यू लेनी है तो आपको वो बनाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि बुक वैल्यू ऑलरेडी बुक में है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू लेनी है आपको, इसलिए आप वो डिफरेंशिएशन का बना के देखते हो कि उससे प्रॉफिट आ रहा है या नुकसान आ रहा है। समझ में आया? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का आप लॉस निकाल के उसे फिर बांट देते हो आपस में, है ना, खेलते हो ना ऐसे। आ जाओ। इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके पास बेटा 2 ऑप्शन है। क्या बोला इस लाइन में? क्या बोला बताओ? कह रहा है अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिना फाइनल सेटलमेंट के एक बंदा गया, उसको बोल दिया हाँ दे देंगे तेरे पैसे, चल चुपचाप बैठे रहे, हमें अभी धंधा करने दे, अभी हमारा दिवाली का सीजन चल रहा है, कमाने का टाइम है, तेरे को देख लेंगे, बाद में दे देंगे तेरा पैसा। तो क्या हमने उसका सेटलमेंट कर दिया जो उसका हिस्सा निकल रहा था? अभी हिसाब ही नहीं बनाया हमने, क्यों? हम तो कमाने में बिजी हैं। तो क्या करेंगे? तो मान लो हमने ऐसे करते करते 6 महीने साल भर का डिले कर दिया, तो क्या उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोलो। ये बनाते थे आप अकाउंट करते वक्त,
बोलो। तो हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, देखिए कह रहा है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने पढ़ा दिया था पिछली क्लास में भी, हाँ, या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो बंदा वो चुनेगा। कह रहा है तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सुनना, मान लो हमारी फर्म की प्रॉपर्टी थी 100 करोड़ रुपए, तो तीनों पार्टनर में कितनी डिवाइड हुई, 33-33। अभी हम डेसिमल में नहीं जा रहे, पॉइंट्स में नहीं जा रहे, सही है। तो जो आपने मान लो इस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को यूज करके 50 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो इसमें तीनों का हिस्सा बनता है नहीं बनता, तो इससे एट्रीब्यूटेबल हिस्सा कितना आया बोलो, 50/3, इसका हिस्सा भी तो है इसमें। तो कह रहा है या तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, या आप कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। अगर आपने उसका हिस्सा निकाला तो हिस्सा निकल के आया 50 करोड़, है ना, इस पे आप 6% कैलकुलेटर कर लो। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इन दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकता है। समझ में आया आपको? दोबारा पढ़ूं आप, क्या ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन है बता दो जरा। जो रिटायरिंग पार्टनर है, अगर उसका आपने फाइनल सेटलमेंट उसकी ड्यू डेट पे नहीं करा, तो वो उसके